हेलो नमस्कार, कैसे भी आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, उन क्लास को ज़रूर आप देखें और उन क्लास को देखने के बाद इस क्लास को भी आप अच्छे तरीके से देखें। और वो 2 क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पदेन सदस्यों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी आपको पदेन सदस्यों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। बताइए आप, पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता है। गलत कथन है ना ये गलत कथन है। राज्य विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता है। राज्य विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य ये पदेन सदस्य बन सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आइए क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। फिर है पदेन सदस्यों पर धारा 25 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे। ये चीज़ आपको देखनी है। पदेन सदस्यों पर धारा 25 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या आपको बताना है। धारा इनमें उपबंध लागू होते हैं, निरता संबंधी उपबंध इन पर लागू होते हैं क्या? नहीं लागू होते। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तो एक स्टेटमेंट सही है पहला। ठीक है, तो पदेन सदस्यों के संबंध में ये कथन आपको अच्छा समझ में आ गया। पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है, सही बात है। और पदेन सदस्य होते हैं, विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य पदेन सदस्य बन सकता है। पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। और पदेन सदस्यों को धारा 25 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होते हैं। यानी धारा 25 और धारा 35 में निरर्ता संबंधी उपबंध होते हैं, वो पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नगरपालिका की संरचना में निर्वाचित सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होती है, ये आपको बताना है। नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। कम से कम 13 होती है, वर्तमान में 20 है, ये भी आप ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये क्या कहता है, नगरपालिका की संरचना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य बताना है संरचना से संबंधित। तो देखिए, तो पहला कथन है मनोनीत सदस्यों में से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा। ये बात सही है क्या? मनोनीत सदस्यों में से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा। बिल्कुल सही बात है। नगरपालिका में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होता है। तो पहला कथन सही है। मनोनीत सदस्यों को धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निरर्थ घोषित किया जा सकता है। यानी मनोनीत सदस्यों पर निरर्था संबंधी उपबंध लागू होते हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा है नगरपालिका की संरचना का उल्लेख धारा 6 में किया गया है, ये भी कथन सही है। नगरपालिका की संरचना का उल्लेख धारा 6 में किया गया है। चौथा ऑप्शन है नगरपालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, गलत। ये आपका कथन क्या है, गलत है। ये आपका कथन क्या है, गलत है। नगरपालिका की संरचना में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, ये कथन गलत है। नगरपालिका की संरचना में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 होते हैं। जो पदेन सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार होते हैं। उन पर निरर्था संबंधी उपबंध उन पर लागू नहीं होंगे, ना ही कोई कार्रवाई होती है। विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य आपका पदेन सदस्य बन सकता है। मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा और नगरपालिका में
6 मनोनीत सदस्य होते हैं, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 और उनको मत का अधिकार नहीं होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। इस अधिनियम में SC व ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका अधिनियम में SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा देखो, SC और ST व पिछड़े वर्गों का आरक्षण जब तक है कि संविधान के अनुसार 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। यानी SC और ST और OBC को आरक्षण तब तक मिलेगा जब तक अनुच्छेद 334 में जो समयावधि बताई गई है, ठीक है ना। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये भी बात सही है, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं हो सकता। चौथा, इसमें छावनी बोर्ड को भी शामिल किया गया है। ये कथन गलत है, ठीक है ना। चौथा कथन गलत है। मैंने आपको बताया था कि जो नगर पालिका अधिनियम है ये आपके छावनी क्षेत्र को छोड़कर और संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। तो इसके बारे में आपको और भी बात बता देता हूँ मैं, ठीक है। जो ये आरक्षण है ना, ये जो ये आरक्षण की बात कही गई है नगर पालिका अधिनियम में, ये याद रखना कि इस अधिनियम में SC और ST अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर इसमें एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है कि SC व ST की आरक्षण होता है ना, SC और ST को आरक्षण वो कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, और OBC का आरक्षण है वो 21% से अधिक नहीं होगा, और SC व ST की जनसंख्या को मिलाते हुए 50% से अधिक नहीं होगा, और नगरीय निकाय में 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। तो ये याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया SC और ST को आरक्षण, OBC को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, ठीक है। हाँ, और नोट लगा के एक बात और याद रखना कि जहाँ SC व ST की जनसंख्या 70% से कम है वहाँ पिछड़े वर्ग की कम से कम 1 सीट होगी, ठीक है। ये भी याद रखना। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 9 वार्डों का निर्धारण, धारा 10 वार्डों का विभाजन, धारा 6 3 आरक्षण, धारा 8 पदावधि। आपको धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। बताओ भाई, धारा 9 में वार्डों का निर्धारण है क्या? नहीं है, गलत है ना ये। धारा 9 में क्या है? धारा 9 में वार्डों का विभाजन है, ठीक है। धारा 10 में वार्डों का विभाजन है क्या? नहीं है, धारा 10 में वार्डों का निर्धारण है, तो ये भी गलत है। धारा 6 3 आरक्षण, ये बात सही है। धारा 6 3 में आरक्षण की बात कही गई है, धारा 6 3 में आरक्षण की बात कही गई है, ये आपका कथन सत्य है, ठीक है। धारा 8 पदावधि, नहीं, धारा 8 में लिखा है कि नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, तो धारा 8 वाला भी कथन क्या है? गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही आंसर है वो आपका ये है, धारा 6 3, इसमें आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। धारा 8 में क्या है? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, और पदावधि की बात किस धारा में की गई है? धारा 7 में, ठीक है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया ना आपको अच्छे तरीके से? ठीक है, अब अपना अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के लिए निर्वाचन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ठीक है, किसके बारे में बताना आपको? आपको बताना है नगर पालिका के निर्वाचन के बारे में। नगर पालिका के लिए निर्वाचन, तो पहली बात, नगर पालिका के लिए निर्वाचन किस धारा में? अभी धारा 11 में, ठीक है। नगर पालिका के निर्वाचन धारा 11 में। अब कथन पढ़ो। कथन पहला क्या है? निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन व अधीक्षण और नियंत्रण केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निहित होगा। निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन व अधीक्षण और नियंत्रण केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये कथन आपका गलत है। निर्वाचक नामावली निर्वाचनों के संचालन व अधीक्षण और नियंत्रण होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा,
मेरी एक बात याद रखना, आपका जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इनके इलेक्शन करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग आपके पंचायती राज और नगरीय निकायों के इलेक्शन करवाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा कथन है, यदि किसी नगर पालिका के विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह शेष है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, यदि किसी नगर पालिका विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह शेष है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। मान लो नगर पालिका विघटित कर दी और नए जो इलेक्शन होने उसमें 6 माह का समय बचा है तो फिर आपका क्या है, निर्वाचन जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसमें दूसरा कथन ही सही है, यानी केवल 2। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा, ठीक है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा। तो कथन पढ़ते हैं। कथन क्या कहता है कि अर्हता की तारीख यानी योग्यता की तारीख उस वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 21 वर्ष का हो गया हो। गलत कथन है, थोड़ा सा ही चेंज कर दिया इसने। अर्हता की तारीख या उस वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 21 वर्ष का हो गया, नहीं, उस वर्ष यानी 18 वर्ष का होना जरूरी है, 21 वर्ष नहीं है, ठीक है, 18 वर्ष का होना। दूसरा है, नगर पालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी नहीं है। नगर पालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी नहीं है, ये भी गलत है, नगर पालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी है। तीसरा कथन है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी। वह इसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा। बिल्कुल सही बात है, निर्वाचक नामावली में व्यक्ति हकदार होगा रजिस्ट्रीकृत होने का। इसका उल्लेख धारा 13 में किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताना है, तो ये कथन सही है ना, सी। तो आपसे पूछे सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। तो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत ये धारा 13 में है। और 1 जनवरी को अगर किसी व्यक्ति की एज 18 वर्ष हुई है, उस वार्ड का निवासी है, तो उसमें वो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए क्या होगा, हकदार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये लो, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट किया करो आपको क्लास कैसी लगती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपनी रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है तो अटेंड ज़रूर किया करो। और मेरी क्लास ये क्लास हमेशा शाम को ही डाल पाता हूँ मैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में वैसे मेरे को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे को कोचिंग में भी पढ़ाने जाना होता है। तो प्रयास ये रहता है कि दिन में क्लास लगाओ। आज सोचा था लेकिन लगा नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मॉर्निंग में, दिन में इतना। तो शाम को घर आकर आपके लिए ज़रूर ये क्लास लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी खूब मेहनत करो, टाइम कम बचा है और जितनी मेहनत आप करोगे ना उतनी कम है। अब भाई RS प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, पेपर भी आपने देखा होगा, टफ था बहुत, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो ये कि हम थोड़ी बहुत तैयारी करके क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको इनको पढ़ना चाहिए। क्लास को बार बार एक बार देख लिया, समझ में आ गया, क्योंकि मैं आप एकदम इजी करके पढ़ा रहा हूँ आपको। इतनी लंबी चौड़ी क्लास ही नहीं होती अपनी कि आप बोर हो जाओ। तो क्लास को एक बार देख लिया, फिर 2 बार, एक बार सुन लिया, 2x की स्पीड में करके सुन लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम चारों ही ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई तैयारी अपनी ठीक ठाक चल रही है तो उस ठीक ठाक वाली तैयारी को ना लेवल पे लेके आओ आप, ठीक है। चलो करते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरताएं के संदर्भ में सत्य कथन होगा। यानी निर्वाचक नामावली है ना, उसमें पंजीकरण के लिए निर्भरता या अयोग्यता जो होती है उसके बारे में सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो आप इधर दो, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरता, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरता की बात है ना। तो इधर देखो, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरता किस धारा में है भाई। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्भरता धारा 14 में है,
हुई बात क्लियर? ठीक है। अब आपको कौन सा कथन बताने? सत्य। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है, गलत। मैंने आपको अभी बताया है कि इसका उल्लेख धारा 12 में नहीं है, इसका उल्लेख धारा 14 में है। दूसरा कथन है विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है, यानी या तो कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, मेंटल है, या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है तो उसको निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए निर्हर्त होगा। ये बात सही है, ठीक है ना, ये बात है सही है। अगर सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है व्यक्ति तो उसको निर्वाचक नामावली में वो रजिस्ट्री करता होने के लिए अयोग्य होगा, निर्हर्त होगा। दूसरा फिर कथन आगे सी क्या कहता है? भ्रष्टाचरण और अन्य अपराध के कारण तत्सम में निर्हर्त है। भ्रष्ट आचरण के कारण क्या है? निर्हर्त है। ये भी बात सही है, यानी तो इसका जो आंसर होगा वो डी, बी व सी दोनों सही है, ठीक है ना। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए जो निर्हरता है वो धारा 14 में है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चलो, मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में सत्य कथन। पहला कथन है कि मिथ्या घोषणा करना, इसका उल्लेख धारा 14 में है। नहीं है जी, मिथ्या घोषणा का उल्लेख धारा 14 में नहीं है। बी कथन क्या कहता है? मिथ्या घोषणा करने पर उसे 1 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। ओहो, झूठी घोषणा करने पर 1 लाख को जुर्मानो, गलत है। 1 लाख को जुर्मानो कौन दे जाए, ठीक है नहीं, 1 लाख को जुर्मानो कौन दे जाए। और इनका उल्लेख धारा 14 में भी कौन नहीं, 1 लाख को जुर्माना ही कौन लगे, तो दोनों कथन गलत है। तीसरा कथन है मिथ्या घोषणा का उल्लेख धारा 15 में है तथा 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। मिथ्या घोषणा को उल्लेख धारा 15 में है, अड़ तक तो बात सही है, मिथ्या घोषणा को उल्लेख धारा 15 में तथा 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ये बात गलत होगी ना, तो इसलिए सी कथन भी गलत हो गया। उल्लेख तो धारा 15 में है लेकिन 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान नहीं है। चौथा कथन, इसका उल्लेख धारा 15 में है, बिल्कुल। मिथ्या घोषणा को उल्लेख धारा 15 में तथा 1 वर्ष, बिल्कुल 1 वर्ष का कारावास होता है, अथवा 2 से 5,000 रुपये का जुर्माना, ये भी सही है, अथवा दोनों सजा हो सकती है, बिल्कुल। तो कथन आपका डी सही है, ठीक है ना। मिथ्या घोषणा धारा 15 में आती है और इसमें आपको 1 वर्ष का कारावास और इसमें जो जुर्माना है वो 2,000 से 5,000 तक लगाया जा सकता है। तो ये हो गया धारा 15 मिथ्या घोषणा। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है धारा 16 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी धारा 16 में क्या आता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है, ठीक है। धारा 16 में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है उसके कार्यों के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की पहचान करनी है तो आइए फिर पढ़ते हैं। धारा 16, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। ये कथन गलत है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है? पंचायती राज के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव आपके केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायती राज के और नगरीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाते, तो इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कोई लेना और देना नहीं है। दूसरा, समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। बिल्कुल सही बात है ना, ये तो आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण भी सही है। सी कथन क्या है? समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण का कार्य, बिल्कुल ये भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। समस्त निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण का कार्य, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है भाई? तो पहला कथन क्या है अपना, इसमें असत्य है। और ये अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और आप ध्यान रखो, डेली क्लास शाम को होती है। चैनल पर आओ, विज़िट करो चैनल को और क्लास देखो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ध्यान रखना।
इसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है भाई अपने यूट्यूब चैनल पर, और उस प्ले लिस्ट में ना सीन कर लिया करो क्लास में, प्ले लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर रखा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी भी नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अभी भी लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि हम नॉर्मल सा कुछ पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, फाइट कर जाएं एग्ज़ाम को। ठीक है ना, आपने आरएस प्रीलिम्स से कुछ सीख ले ली होगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस लेवल के बन रहे हैं। ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और आपको तैयारी भी ऐसी करनी होगी। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये भी आप बताओगे। ठीक है ना, और आप अपनी तैयारी को निरंतर करें भाई। ठीक है ना, तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।